Hello students, we are going to discuss the assignment given to you yesterday. I hope कि आप सभी लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया होगा बिकॉज मोल कंसेप्ट चैप्टर के अंदर थियोरेटिकल पार्ट बहुत कम है एंड मोल कंसेप्ट जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर, जितने ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये चैप्टर आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज आपको करने को मैंने बोला था उसका फर्स्ट क्वेश्चन से इज An alloy of gold and silver contains 38.5% silver by mass and its density is 14.6 gram per ml. What is the molar concentration of silver? अच्छा, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलारिटी। तो आपको सिल्वर की मोलारिटी निकालनी है। एक मिक्सचर के अंदर जो अलॉय है वो किसका है? गोल्ड एंड सिल्वर का, जिसके अंदर सिल्वर का मास कितना? 38.5%। तो सिंपली मास परसेंट अगर दिया है तो हम ऐसा बोल सकते हैं 38.5% बाई मास, ये आपको गिवन है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास 38.5 ग्राम सिल्वर एजी सिल्वर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास? 100 ग्राम। हमें क्या निकालना है? मोलारिटी। इन मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपली जब भी आपको कंसंट्रेशन टर्म के क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चंस में जनरली आप ट्राई कीजिए कंसंट्रेशन टर्म जो दे रखा है आपको, जो भी वैल्यू दे रखी है, जो मास परसेंट में या वॉल्यूम परसेंट में दिया है, पहले उसको आप इस तरह से लिख लीजिए। जैसे 38.5% बाई मास मीन 38.5 ग्राम 38.5 ग्राम सिल्वर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अभी हमारे पास सोल्यूट का मास आ गया, सॉल्यूशन का मास आ गया। अब हमें क्या चाहिए मोलारिटी के लिए? नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स होंगे गिवन मास अपॉन सिल्वर का एटॉमिक मास, मोल आ जाएंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे करेंगे? सॉल्यूशन का मास हमें पता है, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन करेंगे तो भी हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले आप इस लाइन को लिख लीजिए 38.5% बाय मास मीन्स 38.5 ग्राम सिल्वर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट चीज है, अगर मैं वॉल्यूम निकालने वाला हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी। अब सॉल्यूशन का मास जो है हमारे पास कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, और डेंसिटी हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 14.6। तो हमारे पास ग्राम पर ml थी डेंसिटी, तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा? ml में। तो सिंपली मोलारिटी जो कंसंट्रेशन निकालना है हमें, मोलारिटी का फॉर्मूला गिवन मास, मास ऑफ सोल्यूट या मोल ऑफ सोल्यूट हम बोल सकते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अगर आप ml में लिख रहे हैं सॉल्यूशन का तो इनटू 1000 कर देंगे। तो सिंपली देखिए गिवन मास कितना है? 38.5, सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108, तो ये मोल हो गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है? 100 अपॉन 14.6 इंटू 1000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? सॉल्व करेंगे तो 38 पॉइंट, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? जो ऑप्शन हमें दे रखा है ऑप्शन 1A, जो आंसर है 52.1 के पास आंसर आ जाएगा। 52.1 मोल पर लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वर्ण भस्म एन आयुर्वेदिक ड्रग इज फाउंड टू कंटेन 400 ppm ऑफ कोलाइडल गोल्ड। मास परसेंट ऑफ गोल्ड आपको बताना है। अच्छा, कोलाइडल गोल्ड है तो आपको पीपीएम में दे रखा है, तो आपको मास परसेंट बताना है। तो मास परसेंट क्या होता है? सोल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100। सिंपली हमें ऐसा करना है। तो इसके अंदर भी कंसंट्रेशन टर्म दे रखा है, उसका आप यूज करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म दिया है, देखो 400 ppm ये दे रखा है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, एंड 400 ppm को हम कैसे लिख सकते हैं? 400 ग्राम सोल्यूट इन मिलियन, मतलब 10⁻6 ग्राम सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। क्योंकि इतना ज्यादा हमारे पास सॉल्वेंट का मास होगा तो उसमें इतना सा सोल्यूट ऐड करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास सिंपली हम सॉल्वेंट या सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो हमें निकालना है मास परसेंट।
तो मास परसेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट वो कितना है, मास परसेंट दैट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये मास परसेंट हो जाएगा। तो सिंपली हमें जो टर्म दिया है मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उसका मतलब लिखा है, 400 ग्राम सोल्यूट इन 10⁶ ग्राम सोल्यूशन। तो सोल्यूट का मास 400 अपॉन सॉल्यूशन का कितना है 10⁶ इंटू 100। तो ये टर्म हमारे पास कितना बन जाएगा, देखिए 204 10⁴ 10⁶ तो हो जाएगा 4/100 दैट इज 0.04%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। तो हमेशा कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म दिया उसका मीनिंग लिखिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 12% सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय मास हैज अ डेंसिटी 1.131 ग्राम पर ml। व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन कंटेन 5 मोल NaOH। अब हमें बताना है कि सॉल्यूशन का हम कितना वॉल्यूम लें सो दैट हमारे पास 5 मोल NaOH बन सकता है। चलिए देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं पहले जो गिवन कंसंट्रेशन है उसके लिए अमाउंट निकाल लेते हैं, जैसे हमें दे रखा है 12% सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय मास और उसी सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, तो हम पहले क्या करें, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमें दिया है 12% बाय मास, उसका मतलब लिखेंगे क्या होगा, 12% बाय मास का मतलब 12 ग्राम NaOH जो सॉल्यूट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूट का मास 12 ग्राम है और उसके लिए 100 ग्राम सॉल्यूशन है और इसी सॉल्यूशन की जो डेंसिटी गिवन है हमें वो कितनी है 1.131 ग्राम पर ml। ये सॉल्यूशन की हमें डेंसिटी गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, और मास कितना है 100 डिवाइड बाय डेंसिटी दैट इज 1.131। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। इतना ml हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि इतना ml सॉल्यूशन है हमारे पास और उसके अंदर सोल्यूट का मास कितना है 12 ग्राम, या रिवर्स में बात करूं 12 ग्राम NaOH के लिए वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है 100 अपॉन 1.131 ml। तो आपको कितना चाहिए NaOH 5 मोल। 5 मोल का मास कितना होगा 5 × 40, क्योंकि NaOH का मोल मास 40 दैट इज 200 ग्राम। तो 200 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा वो हम यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सिंस 12 ग्राम NaOH is present in 100 upon 1.13 ml सॉल्यूशन। ठीक है, देन हमें क्या चाहिए 5 मोल। 5 मोल का मतलब कितना हो जाएगा 5 × 40 ग्राम। NaOH का मोलर मास 40 होता है, 5 × 40 ग्राम NaOH शुड प्रेजेंट इन कितना हो जाएगा वो वॉल्यूम 100 अपॉन 1.131 अपॉन 12 इंटू 200। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, आई थिंक देखो सॉल्व करेंगे कितना होगा, मैं कैलकुलेटर से डिवाइड कर देता हूँ इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आंसर ऑप्शन सी दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाए दैट इज 1.47 लीटर। आप मल्टीप्लाई कर लेना 1.47 लीटर। ये ml में आने वाला है अभी हमारे पास, तो इसको हम डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा लीटर के अंदर आ जाएगा, दैट इज 1.47 लीटर जो हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। An aqueous solution of concentrated hydrobromic acid HBr contains 48% HBr by mass। मतलब टोटल 48% बाय मास का मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा उसके अंदर 48 ग्राम क्या होगा HBr, बाकी मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम। If the density of aqueous solution is 1.5, find its concentration। मतलब इसके अंदर भी मोलारिटी निकालनी है। मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था ये वैसा ही क्वेश्चन होने वाला है। देखिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दिया है 48% बाय मास HBr दे रखा है। इसका मतलब लिखेंगे फिर से हम, क्या हो जाएगा 48 ग्राम HBr इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है। अगर आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में मोलालिटी पूछ ली जाए तो गिवन मास हमें पता है, इसका मोलर मास हम निकाल सकते हैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर देंगे, सॉल्वेंट आ जाएगा, देन वी कैन कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हियर वी हैव टू कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो गिवन 48 ग्राम HBr इन 100 ग्राम सॉल्यूशन एंड डेंसिटी हमें गिवन है। यहाँ से हम पहले क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सिंपली हो जाएगा हमारे पास, देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी, दैट इज 1.5। इतना ml सॉल्यूशन है तो मोलारिटी। तो ज्यादा कंसंट्रेशन टर्म है, ज्यादा हमारे पास रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली कंसंट्रेशन टर्म जो परसेंटेज दिया है उसका यूज कर रहे हैं। तो यूनिट का हम यूज कर रहे हैं, मोलारिटी हो जाएगा, देखो गिवन मास 48, HBr का मोलिकुलर मास देखो Br का होता है 80 और H का होता है 1, तो कितना होगा 81 डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा 100 अपॉन 1.5 मास बाय डेंसिटी, और ये ml में इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1000 मैंने कर दिया। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 48 अपॉन 81 इंटू 50 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा आई थिंक 27 टाइम्स, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड कर सकते हैं, तो मोलारिटी हमारे पास कितना आ जाएगा, मोलारिटी आने वाला है 240 अपॉन 27, ठीक है। एंड 3 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ तो हो जाएगा 3 से 80 और 3 से ये 9, 80 बाय 9 मतलब हमारे पास हो जाएगा 8 पॉइंट समथिंग, 8.9। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, 8.9 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, मोल पर लीटर, ठीक है। तो सिंपली हर क्वेश्चन में मैं ज्यादा टर्म याद नहीं रखते हुए सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर रहा हूँ, जो भी आपको मास परसेंट या कुछ भी जो कंसंट्रेशन टर्म दिया उसकी यूनिट हम यूज कर रहे हैं। 48% बाय मास मतलब 48 ग्राम इन 100 ग्राम, सिंपली उसका यूज करके यूनिटरी मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, an antifreeze mixture consists of 40% ethylene glycol by weight in aqueous solution. If the density of the solution is same, what is the molar concentration? मतलब सेम क्वेश्चन है, ठीक है। जो अभी हमने किया है कि आपको 40 ग्राम दे रखा है इथाइलिन ग्लाइकोल, तो उसकी मोलारिटी क्या होगी, 40 डिवाइड बाय इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलिकुलर मास जो होता है 62, तो 40 बाय 62 तो मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होगा 100 बाय डेंसिटी, दैट इज 1.05 इंटू 1000 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ मिथेनॉल इन ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 160 ग्राम मिथेनॉल इन 200 ग्राम वाटर। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, गिवन मास या मोलालिटी का हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें मिथेनॉल होता है CH3OH, ये मिथेनॉल है, इसका मोलिकुलर मास क्या होगा 12 प्लस 3 15 प्लस 16 और ऑक्सीजन का 16 कितना हो जाएगा 32, ये इसका मोलिकुलर मास हो गया। तो मोलालिटी हमें निकालनी है, तो वही फॉर्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो अगर हम ग्राम में लिख रहे हैं तो इंटू 1000 कर देंगे। तो हमारे पास देखिए कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 160 ग्राम मिथेनॉल है और 200 ग्राम वाटर, तो मोल कितने होंगे देखिए 160 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास 32 इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितना है 200 ग्राम। तो हमारे पास कितना हुआ देखिए 16 से 2 और ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये होगा 25 मोल पर केजी विल बी दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज एक्स जिनोन हेक्साफ्लोराइड फ्लोरिनेट I2 to IF7 and liberate xenon 210 मिलीमोल ऑफ XCF6 कैन यील्ड मैक्सिमम मिलीमोल्स ऑफ IF7। तो IF7 के मैक्सिमम मिलीमोल कैसे बनेंगे? ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा स्टोइकियोमेट्री का। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो मेनली कंसंट्रेशन टर्म वाला था, ये क्वेश्चन है स्टोइकियोमेट्री वाला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर मैं बैलेंस रिएक्शन लिखूं तो XCF6 जैसे क्वेश्चन में बोला है, ये क्या कर रहा है? फ्लोरिनेट कर रहा है आयोडीन I2 को किस में कन्वर्ट कर रहा है? IF7 और लिबरेट जिनोन गैस, तो मतलब Xe को ये लिबरेट कर रहा है। तो इसको हम बैलेंस करें तो एक जिनोन या 7 फ्लोरीन है, यहाँ पे 6 है। इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 7 लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? 6 लगा सकते हैं। 7 6 से बैलेंस हो गया। एंड हमारे पास जिनोन 7 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? 6I2, तो ये हो जाएगा 3I2, तो 6 हो जाएगा। एक और बात चेक करते हैं, 7 जिनोन 7 into 6 46, सॉरी 42, 7 into 6 42 फ्लोरीन, 6 आयोडीन, 6 आयोडीन बैलेंस है। तो इस बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ सिंस 7 मोल XCF6 आपके पास है, वो इस रिएक्शन में कितना देने वाला है? कैन गिव 6 मोल IF7। तो आपके पास कितना है? 210 मिलीमोल है। क्वेश्चन में गिवन है 210 मिलीमोल, तो 210 मिलीमोल ऑफ XCF6 वो कितना देने वाला है? 6/7 यूनिटरी मेथड हम यूज कर रहे हैं, इंटू 210, दैट इज 7 से 30 180 मिलीमोल ऑफ IF7 हमारे पास बनने वाला है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। When 100 gram of ethylene polymerizes entirely to polyethylene, the weight of polyethylene formed as per the equation। देखिए कोई भी रिएक्शन के अंदर जितना रिएक्टेंट का मास है, आपसे बोला है रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही है तो पूरा का पूरा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बन सकता है? जितना रिएक्टेंट का मास हो। मतलब 100 ग्राम पॉलीइथीन है, इथाइलिन है, तो प्रोडक्ट विल बी 100 ग्राम पॉलीइथीन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इन क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिखा है ए 10 ग्राम सैंपल ऑफ नेचुरल गैस कंटेनिंग CH4 एंड C2H4 was burnt in excess of oxygen to give 29 gram of CO2 and some water. How many gram of water are formed? ठीक है, या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग रिएक्शन जो कंबशन वाली है वो लिख के सॉल्व कर सकते हैं। दोनों के अंदर जो CO2 का मास आएगा उसको हम ऐड करके बता सकते हैं कि CH4 का मास कितना है और C2H4 का कितना है। उसके थ्रू हम क्या भी निकाल सकते हैं? मास ऑफ वाटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 10 ग्राम सैंपल दिया है CH4 और C2H4 का, तो मान लेते हैं 10 ग्राम सैंपल के अंदर CH4 और C2H4 है हमारे पास। मान लिया इसका मास कितना है? x ग्राम, तो C2H4 हो जाएगा 10 - x ग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है वाज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इनका क्या होगा? कंप्लीट कंबशन होगा। तो देखो रिएक्शन अगर मैं CH4 का कंबशन लिखने वाला हूँ, CH4 प्लस O2, इससे बनेगा CO2 प्लस 2H2O, राइट। देखिए इसके थ्रू हमारे पास कितना बनने वाला है? x ग्राम है तो मोल कितने होंगे? x/16, तो CO2 के मोल भी कितने होंगे? x/16, और ये हो जाएंगे 2x/60। सिमिलरली जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है C2H4, अगर उसका भी कंबशन करेंगे तो जितने कार्बन है उतने CO2, तो दो तो CO2 बैलेंस कर रहा हूँ साथ में मैं, 4 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा? 2H2O ये बनने वाला है। ऑक्सीजन मैंने बैलेंस किया नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ये एक्सेस में दिया हुआ है। तो हमारे पास C2H4 के मोल कितने होंगे? गिवन मास 10 - x अपॉन मोल में मास कितना होगा? 12 × 2 24 + 4 28, इसके मोल हो जाएंगे। तो CO2 भी कितने होंगे? 2 × डबल हो जाएगा अपॉन 28, साथ ही वाटर के भी कितना हो जाएंगे? 2 × 10 - x अपॉन 28। अब मुझे CO2 का मास या कुछ मोल दिए होंगे, उससे मैं x निकाल सकता हूँ और वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वाटर का भी मास हमारे पास आ जाएगा। देखिए
क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, और 29 ग्राम CO2। देखिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे CO2 के मोल कितने टोटल, x/16। देखो मोल ऑफ CO2 जो हमने स्टोइकोमेट्री से निकाले, दोनों को ऐड कर देंगे, एंड क्वेश्चन के हिसाब से कितने मोल है, गिवन मास 29/44, दोनों को ऐड कर लो तो ये कितना हुआ, 2 × 10 - x/28, ये हमारे पास हो जाएगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 29/44। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, और हमें क्या निकालना है नेक्स्ट चीज, मोल ऑफ H2O, सॉरी मास ऑफ H2O। मास ऑफ H2O के लिए हम क्या करेंगे, मोल ऑफ H2O इंटू मोलर मास कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों रिएक्शन को डायरेक्टली ऐड कर सकते थे, और उसके बाद हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से 50 ग्राम of ZnS are strongly heated in air to effect partial oxidation and the resultant mass weigh 44 ग्राम। What is the ratio of ZnO to ZnS? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोला है कि 50 ग्राम ZnS को आपने स्ट्रांगली हीट किया, लेकिन वो कंप्लीटली रिएक्ट नहीं होके पार्शियली उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो ZnS को अगर हम एयर में हीट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये क्या हो जाएगा, ZnO + SO2, शायद इसको रोस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ZnS + O2 गिविंग ZnO + SO2। अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 3/2 O2 लगा दिया मैंने, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब ये तो हमें दे रखा है एयर, मतलब ये तो एक्सिस में है, इसका 50 ग्राम हम हीट कर रहे हैं। तो बाद में देखो SO2 तो गैस बनने वाली है, ये तो एस्केप हो जाएगी, तो किसका मास बचेगा 44 ग्राम, ZnO का प्लस ZnS का मिला के कितना मास बचने वाला है 44 ग्राम। तो हम उसका यूज करेंगे बाद में। देखिए पहले हम निकालते हैं मोल ऑफ ZnS। देखिए मोल ऑफ ZnS वो हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो जिंक का मॉलिक्यूलर मास होता है, जिंक का होता है एटॉमिक मास 65.4 और सल्फर का हो जाता है 32। तो ये कितना हो जाएगा 97.4। तो ZnS का हो जाएगा 97.4, इसके मोल हो गए। चलिए तो हमें पता है कि अगर मान लो इनिशियली आपके पास जिंक के कितने मोल है 50, या मास से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मास के थ्रू अगर सॉल्व करें तो। ये तो मोल के हो गया, अब एक बार मैं मास के थ्रू सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो इसका 50 ग्राम दिया हुआ है, और हमें पता है, मान लेते हैं इसमें से कितना ग्राम रिएक्ट किया, सपोज x ग्राम रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से कितना बचने वाला है, 50 - x ग्राम रिमेनिंग रहेगा। तो इसका कितना ग्राम बनेगा, x ग्राम बनने वाला होगा सपोज। ठीक है, या हम यूनिटरी मेथड का यूज करके बता सकते हैं कि इसका कितना बनेगा। देखिए इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, चलो मोल के थ्रू ही करते हैं सॉल्व। देखो मोल ऑफ ZnS हम निकाल रहे हैं, गिवन मास 50 अपॉन मॉलिक्यूलर मास मैंने बताया 97.4। तो इसका 1 मोल इसका 1 बनाता है, लेकिन ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो मान लेते हैं इसके मोल है 50 अपॉन 97.4, उसमें से x मोल रिएक्ट की। ठीक है, x मोल अगर रिएक्ट करेंगे तो इसके रिमेनिंग मोल हो जाएंगे 50 अपॉन 97.4 माइनस x। ZnO के कितने मोल बनेंगे, x मोल बनेंगे। अब इन दोनों का मास दैट विल बी इक्वल टू 44, वो उसके हम इक्वेट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो मास हमारे पास क्या हो जाएगा मास ऑफ मिक्सचर वो दे रखा है क्वेश्चन में 44। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, मास कितना हो 50 अपॉन 97.4 माइनस x। तो मोल हो गए ZnS के इंटू मोलर मास 97.4 प्लस ZnO के मोल कितने x इंटू इसका मास कितना होगा 65 देखो इसका मोलर मास हो जाएगा 65.4 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 181.4, दैट शुड बी इक्वल टू 44। तो यहाँ से हम x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो x अगर हमारे पास आ जाएगा तो देखो x कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो इधर
ये कितनी बचने वाला है 50 माइनस 97.4x प्लस 81.4x इज इक्वल टू 44। इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखो तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 97 माइनस देखो 97.4x प्लस 81.4x इज इक्वल टू, ये 50 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा -6 हमारे पास रिमेनिंग होने वाला है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 0.6, देखो 16 हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो -16x इज इक्वल टू -6, तो x इज इक्वल टू 6/16 हमारे पास आ जाएगा। इतने मोल हमारे पास ZnO के बनने वाले हैं। तो मास हम निकाल सकते हैं। देखिए ये x की वैल्यू हो गई। देखो मास ऑफ ZnO हमें निकालना है, वो कितना हो जाएगा, ZnO के मोल थे x, दैट इज 6/16 इंटू उसका मोलिकुलर मास 81.4 एंड मास ऑफ ZnS वो क्या होगा, उसके मोल कितने थे 50/97.4 माइनस x है 6/16, इतने मोल इंटू मोलर मास दैट इज 97.4। एक तरीका तो ये है। एक और हम कर सकते थे कि जितना ZnO का मास है और ZnS का मिला के कितना है 44, तो ZnO का निकाल के 44 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ZnS का मास आ जाएगा। तो उसके थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका। देखिए क्वेश्चन में ZnO का जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा 30.52 और ये मास हमारे पास आ जाएगा 13.48। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो ऑप्शन डी हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 says the percentage loss in weight after heating a pure sample of potassium chlorate will be, उसको हीट करने पे कितना वेट लॉस होगा। देखिए पोटेशियम क्लोरेट जो होता है वो होता है KClO3। ठीक है, अगर इसको हीट करने वाले हैं तो KClO3 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको हीट करेंगे तो KCl बनने वाला है सॉलिड प्लस साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो गया, इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। तो इसको हीट करने पे वेट लॉस क्यों होगा, देखो ये सॉलिड है, ये कंप्लीटली इन दोनों में कन्वर्ट होगा, तो ये तो हमारे पास सॉलिड है तो रिमेनिंग रहेगा, पर ये गैस है तो ये एस्केप हो जाएगी। तो परसेंटेज लॉस जो है वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू ऑक्सीजन। तो लिख सकते हैं हम लॉस इन वेट इज ड्यू टू ऑक्सीजन गैस। तो परसेंटेज लॉस अगर हमें निकालना है तो कितना होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास इनटू 100। अब देखिए इस बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से हमारे पास KClO3 का कितना मास लिया था हमने 2 मोल, तो KClO3 का मोलिकुलर मास अगर हम निकाले तो वो कितना होगा, K का होता है 39, Cl का 35.5 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 122.5 के आसपास। ठीक है 17, ठीक है 40, 88, हाँ ये हमारे पास कितना हो जाएगा 122.5। लेकिन देखो हमारे पास क्या है 3 मोल ऑक्सीजन, तो 3 इंटू 32 तो ऑक्सीजन का मास हो गया। टोटल इसके कितने मोल है, 2 मोल है, तो 2 इंटू 122.5 इसका मास इंटू 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं तो 2 से 16 तो हो जाएगा 4800 अपॉन 122.5। ठीक है, तो ये कितना होगा 245, 490 4 टाइम्स में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये 40 के आसपास कुछ आएगा, 39। देखिए 11 का आंसर यस ऑप्शन सी ये आ जाएगा हमारे पास 39.1 के आसपास कुछ 17%। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इन ए गैसियस रिएक्शन ऑफ द टाइप A प्लस BB गिविंग CC प्लस DD, इसमें क्या होंगे। देखिए हम अगर वॉल्यूम एनालिसिस की बात करें तो हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वो प्रोपोर्शनल टू मोल है, या वो मोल जो है प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है।
तो हम मोल की जगह वॉल्यूम का भी यूज कर सकते हैं कि रिएक्टेंट का वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल का स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में हम वॉल्यूम देख सकते हैं। तो इस रिएक्शन के हिसाब से हम बोल सकते हैं ए लीटर ए रिएक्ट विद बी लीटर बी गिविंग सी लीटर सी एंड डी लीटर डी, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है ए मोल ऑफ ए कंबाइन विद बी मोल ऑफ बी गिविंग सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी, ये भी सही है। ए ग्राम ऑफ ए ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि ए ग्राम हमारे पास नहीं है, हम बैलेंस करके पूरा मोल इनटू मोलर मास करते हैं तो हम उसके लिए इक्वेट कर सकते हैं, सी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आइडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन इन 2 स्टेप प्रोसेस एज शोन बिलो। In an actual preparation, 9.3 gram of aniline was converted to 16.32 gram आइडोबेंजीन। तो परसेंटेज यील्ड, देखिए परसेंटेज यील्ड के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन के अंदर एक्चुअल में कितना प्रोडक्ट बना है जो हमें गिवन है और बनना कितना चाहिए था थ्योरेटिकली वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास 9.3 ग्राम अगर आप एनिलीन के साथ रिएक्शन करते हो तो आपको कितना मिलता है 16.32 ग्राम आइडोबेंजीन जो एक्चुअल अमाउंट है। हम थ्योरेटिकली निकालते हैं कि कितना आइडोबेंजीन बनना चाहिए था, तो परसेंटेज यील्ड क्या होगी एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 देखो रिएक्शन है इसके अंदर C6H5NH2, ये एनिलीन है, इसकी रिएक्शन HNO2 से कराई है, फिर HCl, फिर उसने हमारे पास क्या बनाया है C6H5N2 प्लस Cl माइनस, जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे बाद में से बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, प्लस ये डायजोनिटाइजेशन की रिएक्शन है प्लस 2H2O, फिर ये जो कंपाउंड है ये फर्दर रिएक्ट कर रहा है C6H5N2 प्लस Cl माइनस, ये रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ और ये फॉर्म कर रहा है C6H5I प्लस N2 प्लस KCl। देखिए तो हम सिंपली बोल सकते हैं इसका 1 मोल इसका 1 मोल बनाने वाला है बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से, और यही रिएक्टेंट आगे यूज हो रहा है, मतलब इसका भी 1 मोल इसका 1 मोल बनाता है। तो अल्टीमेटली इन दोनों रिएक्शन को अगर मैं ऐड भी कर दूं, या हम बोल सकते हैं 1 से 1 बनता है तो इसके 1 से ये 1 सेम है और ये 1 इसका क्या बनाएगा 1 मोल बनाने वाला है। तो हम बेसिकली बोलेंगे इसका जितना मोल बनेगा उतने मोल इसके बनने चाहिए थे। तो मोल निकाल लेते हैं एनिलीन के, इसके मोल हो जाएंगे गिवन मास का दिया बेटा 9.3 ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालोगे तो वो भी 93 आएगा। देखो 12 इंटू 6 72 प्लस 5 प्लस 2 7 प्लस नाइट्रोजन का 14, अगर आप इसको ऐड कर लो तो ये भी 93 आ रहा है। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे 0.1, तो इसका अगर 0.1 मोल है तो इसका भी 0.1 बनेगा, और अगर इसका 0.1 है तो आइडोबेंजीन का भी कितना होगा 0.1 मोल। मास ऑफ आइडोबेंजीन जो बनना चाहिए था, मतलब ये थ्योरेटिकल है, दैट शुड बी इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। अब इसका मोलर मास देखिए कितना है 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, आइडोबेंजीन का मोलर मास 72 प्लस 5 प्लस आयोडीन का होता है 127, तो ये कितना हो रहा है देखो 77 हो गया। तो ये हो जाएगा कितना 204, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, तो ये मास कितना बनेगा 20.4। ये थ्योरेटिकल आइडोबेंजीन बनना चाहिए था, बना कितना है क्वेश्चन के हिसाब से 16.32, तो परसेंटेज यील्ड कितनी हो जाएगी रिएक्शन की एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटाया 0 नीचे आ गया, इससे कैंसिल आउट हुआ, 4 से अगर मैं डिवाइड करूँ 408 अपॉन 51 ये हो जाएगा। तो डिवाइड करो 8 टाइम्स, आई थिंक ये कैंसिल आउट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8%, 8 ये हो जाएगा 8%, 8% हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन कौन से में दिया है ए के अंदर, 13 का आंसर भी ऑप्शन ए, सॉरी 8% और 80%, सॉरी इंटू 10 भी बचा हुआ है यहाँ पे, तो इंटू 10 भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा
80%, नॉट 8%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा सवाल है। ये बेसिकली इडियोमेट्री टाइप कॉन्सेप्ट जो है उसका क्वेश्चन है। वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन जो करना है बेसिकली मास परसेंट के थ्रू आपको दे रखा है। देखिए मास परसेंट क्वेश्चन में दिया है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलर मास ग्रेटर देन 100 कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन का जो मास परसेंट है वो 6 टाइम है हाइड्रोजन का, और सम ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन का वो है 1.5 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। व्हाट इज द लीस्ट मोलर मास। देखिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर मान लेते हैं जो हाइड्रोकार्बन या जो कंपाउंड आपके पास हो सकता है CX HYNZ। अगर आपको XYZ पता लग जाएगा तो हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या पहले इंपेरिकल निकाल के मॉलिक्यूलर भी निकाल देते हैं। और क्वेश्चन में कुछ रिलेशन आपको दे रखे हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ मास परसेंट ऑफ कार्बन क्या है 6 टाइम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। एक तो ये इक्वेशन गिवन है, और एक बोला है परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या है दैट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये दो रिलेशन दे रखे हैं। देखो इसके अंदर अगर मैं कार्बन का परसेंटेज निकालू, देखो तो परसेंटेज ऑफ कार्बन वो कितना होगा, कार्बन का मास कितना है 12, कितने एटम है x, तो 12x अपॉन इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास मान लेता हूं मैं m इंटू 100। ये कार्बन का परसेंटेज हो गया, एक एटम का मास अपॉन टोटल इंटू 100। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर हम निकालें तो वो कितना हो जाएगा y इंटू 1 अपॉन मोलर मास m इंटू 100। और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 14 इंटू नाइट्रोजन एटम है z अपॉन m इंटू 100। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ से देखूं परसेंटेज ऑफ कार्बन अपॉन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वो किसके बराबर होता है 6 के इक्वल है, तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास देखो रिलेशन क्या आने वाला है, पहला रिलेशन परसेंटेज ऑफ कार्बन अपॉन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं तो वो कितना आएगा, देखो ये m m 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 12x अपॉन y दैट शुड बी इक्वल टू 6, जो मैंने यहाँ से किया है। तो कितना हो जाएगा, देखो डिवाइड करो इसको, 2x इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन नंबर 1 जो हम यहाँ रखेंगे। सिमिलरली आगे हमने दे रखा है कि नाइट्रोजन और कार्बन का, तो इन दोनों को ऐड कर दो। देखो कार्बन का परसेंटेज तो कितना हो जाएगा 6 टाइम ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने 6 टाइम ऑफ हाइड्रोजन, 6 टाइम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर 1.5 टाइम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। मतलब ये क्या हो जाएगा 7 टाइम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो हो जाएगा 1.5 टाइम्स परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। मतलब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अपॉन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वो कितना आना चाहिए 70/15 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो यहाँ से कितना आएगा, देखो डिवाइड करें तो 14z अपॉन y। ठीक है, देखो इससे कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, तो मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू 3z। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो हम सिंपली अब इंपेरिकल फॉर्मूला कंसेप्ट लगा लेते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशियो हम यूज कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि अगर इंपेरिकल फॉर्मूला चाहिए तो कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, x रेशियो y रेशियो z। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास y/2 रेशियो y रेशियो z क्या हो जाएगा y/3। तो ये कितना होगा, सिंपल अगर इसका निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3:6:1। मतलब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C3H6n। और C3H6n का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा 36 + 6 42, सॉरी सही है नहीं ये 2 होगा इंटू N2, तो 28 + 6 कितना हो जाएगा 34 + 36 मतलब ये हो जाएगा कितना 70। ठीक है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है 70। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो कितना होगा 140। 100 से ज्यादा हमें लाना है तो मिनिमम कितना हो सकता है, मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 140 विल बी दी आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 140। तो मास परसेंटेज का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया। पहले मैंने सभी का मास परसेंट निकाला, फिर जो क्वेश्चन में रिलेशन था उसको अंदर सब्स्टिट्यूट किया,
वहां से एक्स वाई जेड को मैंने वाई के टर्म में निकाल के एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, फिर उससे हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, फिर उसको हम सिंपल नंबर या सिंपली रेशियो के अंदर मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 करते जाएंगे जब तक हमारे पास मिनिमम नहीं आने वाला जो ऑप्शन में गिवन है। 140 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वो आसानी है, दोनों का 50-50% दिया है तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देखो द सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथाइल ऑरेंज जिसके अंदर 7% सोडियम है, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था किसी भी चीज का अगर मिनिमम मोलर मास चाहिए तो नंबर ऑफ एटम कितने होने चाहिए उसके बाद। एक एटम अगर होगा जैसे सोडियम का तो उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कंपाउंड का। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर मिथाइल का कोई सॉल्ट 7% सोडियम है, तो परसेंटेज ऑफ Na वो क्या होगा, Na का मास कितना होता है 23 और मिनिमम के लिए एटम कितना होना चाहिए उसका 1 अपॉन मोलर मास m ले लेते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स का इंटू 100 और ये परसेंट दिया 7, तो ये हो जाएगा 2300 बाय m, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 2300 बाय 7, तो ये कितना होगा 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 टाइम्स 21 14 60, तो ये कितना हो जाएगा 56 40, तो 328.40 में कितना होगा 33.5 समथिंग, मतलब अप्रोक्सीमेटली 329 जो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द प्रीसीडिंग प्रॉब्लम इफ द कंपाउंड कंटेन 12.8% नाइट्रोजन और 9.8% सल्फर, तो हाउ मेनी नाइट्रोजन एंड सल्फर एटम आर प्रेजेंट। देखिए तो हमें पता है इस कंपाउंड का मोलिकुलर मास कितना है 329, तो उसके अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दिया है तो मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं और डिवाइड बाय उसके एटॉमिक मास से कर देंगे तो हमें नाइट्रोजन के एटम, या सल्फर का निकालना तो सल्फर का परसेंटेज या सल्फर का मास निकाल के डिवाइड बाय उनके एटॉमिक मास कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में मैं नाइट्रोजन के लिए सोल्व करता हूँ, तो मास ऑफ नाइट्रोजन वो कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, that is 12.8%, तो 12.8% ऑफ 329 मतलब वो कितना होगा 12.8 बाय 100 इंटू 329, ये नाइट्रोजन का मास हो गया। तो नंबर ऑफ n एटम क्या होंगे, नाइट्रोजन का एक एटम का मास कितना है 14 मास है उसका, तो डिवाइड बाय 14 कर देंगे, तो ये गिवन मास अपॉन 14 से डिवाइड कर दो तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगा, नाइट्रोजन एटम कितने हो जाएंगे 3। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी ग्राम ऑफ यूरिया ऑन हीटिंग 10 to the power 22 मॉलिक्यूल ऑफ बाईयूरेट बाय द रिएक्शन। अच्छा इतना बनना चाहिए, बाईयूरेट के 10 to the power 22 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो डिवाइड बाय Na करके उसके मोल आ जाएंगे, तो 10 to the power 22 डिवाइड बाय 6 into 10 to the power 23 दैट इज 1/60, तो 1/60 मोल अगर बाईयूरेट बनाना है तो यूरिया कितना होना चाहिए उसका डबल, मतलब 2/60 दैट इज 1/30 मोल, और 1/30 और यूरिया का मोलिकुलर मास होता है 60, तो 1/30 into 60 विल बी 2 ग्राम, तो अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम विल बी द आंसर। आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, तो 10 ग्राम के अंदर x ग्राम हमारे पास इसका मास है x का, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से आपको कंपाउंड दिया है X4O6। अब इस X4O6 का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो X4O6 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मान लेते हैं x का मास x ही है, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 16 into 6 96, ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो इतने मास के अंदर x का कितना मास है 4x, तो 10 ग्राम के अंदर कितना होना चाहिए वो निकाल लेंगे और वो आपको दे रखा है उससे इक्वेट कर देंगे। देखिए तो हम सिंपली बोल सकते हैं 4x प्लस 96 ग्राम ऑफ कंपाउंड, उसके अंदर कितना है 4x ग्राम, तो 10 ग्राम के अंदर कितना होना चाहिए था, इट शुड बी 4x अपॉन 4x प्लस 96 इंटू 10, और वो कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर हमें प्लस 96, दैट शुड बी इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है 5.72, इसको सॉल्व करके हम x निकाल सकते हैं और x विल बी द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट x,
वही आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करो तो उसको 40x या इसको 4 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा 10x अपॉन 4x प्लस 96। इस 4 से इसको डिवाइड किया मैंने तो 1 पॉइंट कितना होगा 16 सॉरी 1.17 तो कितना हो जाएगा 4 से 440 16 और 1.43 हो जाएगा राइट। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। डीएनए की डेंसिटी दी है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, एवरेज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं सिंगल मॉलिक्यूल का। देखो पहले आप मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो जो मास वॉल्यूम आने वाला है वो आपके पास आएगा 1 मोल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो सिंगल मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब Na मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है 6.02 इंटू 10⁻23 का। तो 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट जो है बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 34 तक। ठीक है बाकी आपको जो भी डाउट्स है आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।